अद्वैत क्लासेस मैनपुरी के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम हिंदी की एक मैराथन क्लास करने वाले हैं जिसके अंदर बहुत सारे टॉपिक रहने वाले हैं और नो डाउट बिल्कुल बेसिक से शुरू करके उस टॉपिक को एंड तक खत्म करेंगे। यहाँ पे देख सकते हो हमने सुपर टैब के लिए अभी तक जो हिंदी पढ़ाई थी तो उसका कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं हम। ठीक है, देखो अभी आपकी पता कि कुछ दिनों के लिए छुट्टियां हो गई थी, करीब 20 से 25 दिन की। तो अब हम दोबारा से पढ़ाई शुरू कर रहे हैं। आज की अगर डेट की बात करी जाए तो 25 अगस्त है। तो हमने जो भी हिंदी कराई थी उसका कंप्लीट रिवीजन करेंगे। आप देख सकते हो जो भी हमने यहाँ तक लिखा है जो भी सब कंप्लीट हो जाएगा इसमें रिवीजन है। और एक जो है ना शिक्षण का एक सिद्धांत भी है, पुरानी चीज़ों को याद करना, रिवीजन करने का सिद्धांत, तो उनको हम फॉलो करेंगे। और एक चीज़ बताना चाहेंगे कि जो लोग सीटेट का पेपर देने वाले थे 6 सितंबर को पेपर होने वाला था, तो वो अब आपका एग्जाम पोस्टपोन हो चुका है और अभी उसकी कोई फाइनल डेट आई भी नहीं है और करीब 1 महीने का डिले होना उसमें निश्चित है, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि दोबारा विंडो को खोला जाए ताकि कुछ लोग जो बच्चे रह गए हैं वो फॉर्म फिल कर सकें। तो अगर आपने सीटेट का फॉर्म किसी भी कारण बस उस समय फिल नहीं कर पाया था तो अब आपके पास मौका है, सीटेट का फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, और पढ़ाई करने के लिए बड़े आराम से 1 महीना मिलेगा। और अभी हम इस क्लास को कंप्लीट करते हैं और इसके बाद एक आपकी साइकोलॉजी की क्लास भी लाएंगे और सब चीज़ों को रिवीजन कराएंगे। अब सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई है और कुछ नहीं है, पढ़ाई पे फोकस करेंगे हम पूरी तरीके से। और जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक हम पूरे मतलब तन्मयता के साथ सुबह से लेकर शाम तक पढ़ाई ही करेंगे। और कुछ बच्चे थे जो कह रहे थे सर कोई वो अनाउंसमेंट नहीं हो रहा, क्या वैकेंसी है कैसे क्या। तो देखो उससे हमें अभी कोई मतलब भी नहीं है, हमारा काम क्या पढ़ाई करना, अपना सिलेबस कंप्लीट करना, उसके बाद हम वो चीज़ें देखेंगे। समझ में आया? अगर हम पहले ही उन चीज़ों के चक्कर में पड़ जाएंगे और पढ़ाई नहीं करेंगे तो इन टाइम पे ये सुपर टेट का सिलेबस कंप्लीट होने वाला नहीं है। काफ़ी ब्रॉड सिलेबस है, काफ़ी लेंथी सिलेबस है, मेरा विश्वास करो। चलिए हम शुरू करते हैं, थोड़ा सा जल्दी करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा ये हम पढ़ा चुके हैं तो इतना ज़्यादा स्लो नहीं करेंगे। ठीक, सबसे पहला जो टॉपिक रहने वाला हमारा वर्णमाला है, यहाँ पे हम डाल भी देते हैं इसकी हेडिंग। और देखो वर्णमाला जो है ना, ये किसी भी एग्जाम में आप बैठ जाना जहाँ पे हिंदी आती है, यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं इसी टॉपिक से। ये नहीं कि एक क्वेश्चन आगे दो, यहाँ से 4-4, 5-5, 6-6 क्वेश्चन तक पूछ लिए जाते हैं, जहाँ पे आपकी हिंदी के जो क्वेश्चन होते हैं ज़्यादा तादाद में पूछे जाते हैं। जैसे यूपी टेट में 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वहाँ पे वर्णमाला से भी 3-4 क्वेश्चन आ जाते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं आज के अपने इस क्लास को। वर्णमाला, तो वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला शब्द जो है ना ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, वर्ण धन माला। ठीक है, वर्णों की माला ही वर्णमाला कहते हैं। चलो आगे देखते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं या फिर वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं, दोनों एक ही चीज है। ये पूछ लिया जाता कभी कभी कि वर्णों का व्यवस्थित समूह क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। अब वर्ण क्या होते हैं? तो सार्थक ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? लिखित रूप को वर्ण, जो सार्थक ध्वनि होती है। जैसे मैंने सार्थक ध्वनि का लिया तो ये सार्थक है, तो इसका लिखित रूप ये वर्ण हो गया। अब आप कहोगे कि सार्थक की बजाय निरर्थक ध्वनि क्या होती है? तो बहुत सारी ध्वनि, जैसे मैंने कर दिया कड़बड़ कड़बड़, या मैंने कुछ भी कर दिया या कुछ भी, मतलब इस तरीके की आवाज निकाल दी, तो वो निरर्थक है, उसका कोई अर्थ नहीं, लेकिन इसका अर्थ होता। ठीक है, तो इन्हीं को लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। अगर क्वेश्चन आ जाए भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है तो वर्ण है। लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई अगर आ जाए तो भी वर्ण ही होगा। ठीक है, दोनों चीजें वर्ण होगी। और अगर आ जाए मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई तो ध्वनि होगा, ध्वनि। ठीक, इसी तरीके से मैंने क्या बताया, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण, लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण और मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या होती है? शब्द होती है। ये चीजें हम आगे बताएंगे। देखो अभी हमें बहुत लंबी क्लास करनी है, अगर एक एक चीज पे एक्सप्लेन बहुत ज्यादा करने पे आ गई तो ये क्लास यकीनन बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक, तो भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या होती है? शब्द होती है। ये कुछ इस तरीके से क्रम चलता, ध्वनि ध्वनि के मेल से वर्ण का निर्माण होता है और वर्णों के मेल से शब्द बनता है। और जब शब्द वो प्रयोग हो जाता है तो उसे पद कहते हैं। और पद से मिलकर वाक्य, मतलब शब्द जब वाक्य में प्रयोग हो जाता है तो उसे पद कहा जाता है। क्या? पद कहा जाता। और पदों से मिलकर वाक्य बनता है और वाक्य से भाषा बनती है। इस तरीके से चलता है। चलो हम अक्षर को देख लेते हैं। जिसका क्षरण ना हो सके वो अक्षर कहलाता। जैसे अक्षर के अंतर्गत सभी स्वर आ जाते हैं और स्वर सहित व्यंजन, ये सब चीजें अक्षर में आ जाती हैं। स्वर सहित व्यंजन का मतलब क्या? जैसे मैंने लिख दिया माँ, तो ये स्वर सहित है। अब कुछ लोग कहेंगे इसमें स्वर कहाँ? तो देखो माँ को अगर हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो माँ, इसमें हलंत लगेगा तो इसमें से छोटा निकलेगा। तो अब ये देख रहे हो, माँ अकेला मत माँ समझना, ये माँ को अगर हम हलंत लगा के वर्ण विच्छेद करेंगे छोटा निकलता। हर एक स्वर में एक छोटा रहता है। आया समझ में? चलो स्वर क्या है? आ आ, ये है सर, ये सभी स्वर हैं। आ आ, और स्वर सहित व्यंजन ये का खा
हाँ ना, ये भी इसमें भी स्वर है ना, और बड़ा आ, तभी तो ना बना ये। आया समझ में? चलो आगे देखते हैं। अयोग वाक्य कहलाता, जो किसी के साथ योग को वहन नहीं करता, अयोग वाक्य कहलाते हैं। इनकी संख्या 2 होती है। क्या? एक तो ये होता अंग और ये होता आहा। अंग को अनुस्वार कहते हैं और आहा को विसर्ग कहा जाता है। ठीक है, और ये आपका विसर्ग है, ये कंठ से उच्चरित होता है। कई बार ये पूछा भी जा चुका कि आह का उच्चारण कहाँ से होता है, तो ये कंठ से उच्चरित होता है, और ये नासिक से होता है। चलो आगे देखते हैं। वर्ड कितने हैं? 52 वर्ड थे, एक विशिष्ट वर्ड हो गया, तो अब 53 वर्ड वर्णमाला में हो चुके हैं। ओके, अब 52 में समझना, 53 हो चुके हैं। जो चीजें अपडेटेड हैं वो बताते हैं। स्वर 11 है, व्यंजन 33 है। अब आप कहोगे ये तो 44 ही हुए, तो और भी चीजें हैं, जैसे 2 उत्क्षिप्त हैं, 44 2 46, 4 संयुक्त व्यंजन है, कितने हो गए? 50, और 44 2 46 और 4 50, और 2 वर्ड और हैं, कौन से? अयोगवा, क्योंकि स्वर 11 है तो 2 अभी उनको जोड़ा नहीं है, तो हो गए पूरे 52, और एक विशिष्ट व्यंजन, तो 53 हो गए। स्वर कितने? 11 होते हैं। आ ई उ ऋषि ए ऐ ओ औ। इस तरीके से पढ़ा करो, छोटा बड़ा ये नहीं पढ़े जाते हैं, ये गलत तरीका, मतलब जो शिक्षक उन्होंने गलत तरीका सिखा दिया बच्चों को, छोटा बड़ा छोटी बड़ी, या ऐसे नहीं, ऐसे पढ़ा जाता। आ ई उ ऋषि ए ऐ ओ औ। आए समझ में? अभी जब आप पूछोगे ऐसे पढ़ने का मतलब क्या, छोटा बड़े आ से घाटा क्या, मतलब उसमें दिक्कत क्या? उसमें बहुत सारी दिक्कतें आगे बताएंगे जब आप मतलब अभी टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है, उसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं। चलो अयोगवा देखते हैं। अयोगवा कितने हैं? 2 हैं, हम पहले भी बता चुके हैं। एक अंग होता, एक आहा होता, और इसका मैंने उधर भी बताया था, उच्चारण नासिका से होता है, इसका कंठ से होता है। ठीक, और ये स्वर में क्यों नहीं गिने जाते? ये स्वर में इसलिए नहीं गिने जाते क्योंकि इनमें से हा जो हा हल होता है उसकी ध्वनि निकलती है, तो इसलिए ये स्वर और व्यंजन का मिश्रित रूप होते हैं, तो ना ही इनको स्वर में गिना जाता, ना ही इनको व्यंजनों में गिना जाता। और कहा भी जाता कि एक से बना के चलो, अगर आप सब जगह करने की कोशिश करोगे ना तो कहीं के नहीं रहोगे। ठीक, ऐसा ही इनके साथ हुआ, अयोगवा के साथ। ये स्वर के भी अंदर आई, व्यंजन के भी आई, और नतीजा क्या निकला? कहीं के नहीं रहे। ठीक, मैं कुछ और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझिए। आगे देखते हैं। व्यंजन देखो, ये मैंने बता दिया, 11 तो ये आपके स्वर हो गए, 2 अयोगवा हो गए, 25 आपके स्पर्श व्यंजन हो गए, 4 आपके अंतस्थ हो गए, 4 आपके ऊष्म हो गए, 4 आपके संयुक्त हो गए, और ये 2 उत्क्षिप्त हो गए, या द्विगुण भी बोलते हैं उनको, और एक आपका विशिष्ट हो गया। 11 2 13 और 25 से 38 और 4 42 और 4 उसमें हो जाएंगे कितने? 46, 4 50 और 2 52, 1 53। इस तरीके से कंप्लीट हो गए। अब हम व्यंजनों को देख लेते हैं। व्यंजनों के कुछ व्यंजनों को कई भागों में विभाजित किया गया। स्पर्श या वर्गीय व्यंजन बोलते हैं, तो इनकी संख्या 25 होती है। ये का कबूतर से माँ मछली तक होता है, का से माँ तक। अंतस्थ व्यंजन ये 4 होते हैं, 11 अलावा। उष्म व्यंजन भी 4 होते हैं, सा सा साहा। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, छात्रा ज्ञासरा। उत्क्षिप्त व्यंजन 2 होते हैं, ये डा और डा। ये होता अल्पप्राण, मैं लिख देता हूँ अल्पप्राण, और ये होता महाप्राण। अभी आगे सब आपको बताएंगे। विशिष्ट व्यंजन एक होता है जिसको इस तरीके से बनाते हैं और इसका ला की तरह उच्चारण करते हैं, और इसका प्रयोग वेदों में हुआ है। जैसे पृथ्वी को इला कहा जाता है, तो इस तरीके से वहां पे लिखा जाता था। ओके, स्वरों के बारे में बात करते हैं। स्वयं राजन्ते इत स्वरा, मतलब जो स्वयं राज करें वो स्वर होते हैं। जैसे स्वरों के उच्चारण में हवा बिना बाधा के बाहर निकलती है? और इन्हें अच भी कहा जाता है। और अब आप कहोगे ये अच क्या है, तो ये संस्कृत में प्रत्याहार का निर्माण हुआ था, तो प्रत्याहार जब संस्कृत पढ़ाएंगे वहां पे पढ़ाएंगे। अब चूंकि संस्कृत से ही हिंदी बनी है, तो कई चीजें संस्कृत के बीच में आ जाती हैं। तो स्वरों को अच कहा जाता, व्यंजन को हल कहा जाता, ये उनके उपनाम है। और ये स्वर होते हैं, ये स्वतंत्र होते हैं, अर्थात इनके उच्चारण हेतु किसी अन्य वर्ड की सहायता नहीं लेनी पड़ती। आ ई उ ऋषि ए ऐ ओ औ, इस तरीके से 11 स्वर हो जाते हैं। स्वरों का वर्गीकरण क्या है? उत्पत्ति के आधार पर देखते हैं, मात्रा के आधार पर, जाति के आधार पर, जीव के भाग या क्रियाशीलता के आधार पर, मुख खुलने के आधार पर, ओष्ठाकृति के आधार पर, प्रकृति या स्वभाव के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर, कुछ इस तरीके से स्वरों को वर्गीकृत किया जाता है। देख लेते हैं। उत्पत्ति के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं मूल स्वर, एक होते हैं संधि स्वर। ठीक है, तो मूल स्वर 4 होते हैं। ठीक, अभी देखो मूल स्वर क्या क्या? आ ई उ ऋषि, छोटा छोटी, छोटा ऊ, छोटा ऋषि। बता देते हैं हम आपकी सुविधा के लिए, इसलिए छोटा छोटा कर रहे हैं, नहीं तो क्या क्या बोलते हैं? आ ई उ ऋषि। इस तरीके से ये मूल स्वर है 4, और इनको बोलते हैं ब्रह्मा जी के मुख से ये निकले हैं। संधि स्वर होते हैं 2, मतलब इनको 2 कैटेगरी में बांटा गया। ठीक है, वैसे तो ये 7 होते हैं। संधि स्वरों को 2 कैटेगरी में बांटा गया। क्या? एक दीर्घ स्वर की कैटेगरी है, एक संयुक्त स्वर की है। दीर्घ स्वर में ये जो छोटे हैं 4 आपके, इनका बड़ा रूप बन जाएगा, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ और बड़ा रिरी। चूंकि रिरी, ये बड़ा रिरी हिंदी में प्रयोग होता नहीं, संस्कृत में होता, तो छोड़ो। अब संयुक्त स्वर 4 होते हैं, ए ऐ ओ औ। ए आ और ई के मेल से बनता, आ आपका कंठ से उच्चरित होता है, ई आपका तालु से होती है,
तो ए का उच्चारण क्या बोला जाएगा, कंठतालव बोला जाएगा। અહીં आपका आ ए से बनता, ओ आपका आ और ऊ से बनता, औ आपका आ और ओ से बनता। ठीक है, आगे देखते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर जो है ये 3 प्रकार के होते हैं, एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक। ठीक है, अब एक मात्रिक को ह्रस्व स्वर भी बोलते हैं, लघु स्वर भी बोलते हैं। ये वही आपके 4 हैं जो मूल स्वर भी बोलते हैं इनको। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं, मूल स्वर भी हैं ये, आ ई उ री। इनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है। दीर्घ स्वर को हम गुरु स्वर भी बोलते हैं और इन्हें हम द्विमात्रिक स्वर भी बोलते हैं। इनकी संख्या 7 होती है, आ ई उ ए ऐ ओ औ। इस तरीके से इनको उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगता है। अब प्लुत स्वर देख लेते हैं, इनके उच्चारण में 3 मात्राओं का समय लगता है, इसलिए इन्हें त्रिमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। ठीक है, और जैसे ओम, अरे, कंप्लीट है ये, कंप्लीट हिंदी की क्लास, ऐसे समझ लीजिए। इसको करोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके क्लियर होने वाले हैं। और सुनिए, सिर्फ सुपर टेट में ही नहीं, किसी भी एग्जाम में बैठो, हिंदी जो मैं तरीका से पढ़ा रहा हूं इससे बाहर नहीं जाएगी। ठीक है, हिंदी बाहर जाती नहीं है और नहीं जाएगी, मेरा विश्वास करो। बाकी चीजें जो है ना वो आप इतनी, आप में समझ खुद है कि आप पहचान सकते हो कि हम क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं यहाँ से हिंदी बाहर जाती नहीं है। ठीक है, चलो आगे देखो। जीव की क्रियाशीलता के आधार पर जो स्वर होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, अग्रीय, मध्य, पश्च। ठीक है, अग्रीय स्वर ए ऐ होते हैं और री भी आ जाएगा इसमें। मध्य में सिर्फ छोटा आता और पश्च में कौन से आते हैं, जिनमें 3 बनता, 3 के समान आकृति वाले, 3 के समान आकृति वाले। अभी मैं बताऊंगा कैसे। जैसे बड़ा बनाओगे तो 3 बनाओगे, यहाँ पे भी 3 बनाओगे, 3 बनाओगे, 3 बनाओगे, 3 बनाओगे। ठीक, हालांकि मध्य स्वर में भी 3 बनता है, लेकिन इसको आप याद रखना, छोटा जो है ये मध्य स्वर है, बड़ा आ उ ओ औ ये सब आपके पश्च स्वर है। यहाँ से क्वेश्चन आता है, जब टफ लेवल का बनाना होता तब यहाँ से और यहाँ से क्वेश्चन आता, बहुत से बच्चे नहीं कर पाते। ठीक है, और इतना टफ भी नहीं है। ऐसे कर लो, अग्रीय, जब इसका उच्चारण करोगे तो आपको खुद यहाँ से निकल के आएगा अग्रीय, ई और ए आ रहा, अग्रीय ई ए आ रहा यहीं से, ई ए ऐ। ठीक, मध्य आ, पश्च आ उ ओ औ, इस तरीके से कर दो। समृंत, देखो मुख खुलने के आधार पर 4 वर्गों में बांटा गया स्वरों को। समृंत स्वर, अर्ध समृत, विव्रत, अर्ध विव्रत। ठीक है, समृंत लगभग बंद मुंह होता है, अर्ध समृंत आधा बंद होता है मुंह, विव्रत लगभग खुला मुंह होता है, अर्ध विव्रत आधा खुला होता है। ठीक है, ऐसे कर लो, ये 2 अलग कैटेगरी, 2 अलग ऐसे, समृत, अर्ध समृत, विव्रत, अर्ध विव्रत। ठीक है, समृंत क्या होता है, ई उ री। अर्ध समृंत ओई, हमने ऐसे याद किया, ओई। ठीक है, और विव्रत में सिर्फ बड़ा आएगा और अर्ध विव्रत में छोटा आ ऐ औ। इसका दोनों का बड़ा रूप यहाँ पे आ जाता और ये बड़ा तो छोटा यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे याद कर लेना, किसी भी तरीके से करना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और इतना तो डाउट करना ही नहीं कि चीजें गलत हो सकती, चीजें एकदम ऑथेंटिक प्रूफ है, बस आप पढ़ते जाओ, याद करते जाओ। ठीक, उष्टाकृति के आधार पर 2 प्रकार में बांटा गया, व्रतमुखी और अव्रतमुखी। व्रतमुखी को वर्तुलित भी बोलते हैं, अव्रतमुखी को अवर्तुलित भी बोलते हैं। व्रतमुखी में ओष्ठ की आकृति गोल हो जाती है, जैसे उ ओ औ। जब आप उ बोलोगे या ओ औ का उच्चारण करोगे तो आपके ओंठ जो है ये गोल गोल हो जाएंगे। और अव्रतमुखी मतलब ओंठ गोल नहीं होंगे, जैसे आ ई री ए ऐ, इनको बोलोगे तो ओंठ गोल नहीं होंगे, जबकि छोटा उदासीन होता, मतलब ना व्रतमुखी में होता ना अव्रतमुखी में होता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थोड़ी सी हम स्पीड को ज्यादा रखेंगे क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं। आया समझ में? प्रकृति स्वभाव के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं, अनुनासिक और अननुनासिक। अनुनासिक, यहां से क्वेश्चन आता है, देखो अनुनासिक को हम सानुनासिक भी बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है जिन स्वरों को बोलते समय या जिन वर्णों को बोलते समय हवा जो है मुख और नाक दोनों जगह से निकलेगी तो हम अनुनासिक बोलेंगे। और इसमें चंद्र बिंदु वाले स्वर आते हैं। ठीक है, चंद्र बिंदु वाले। और अननुनासिक क्या है, अननुनासिक या निरनुनासिक, मतलब जब हवा सिर्फ मुख से निकलेगी। इसमें हवा, देखो अनुनासिक में हवा 2 जगह से निकलेगी, एक मुख से और नाक से भी, और अननुनासिक में हवा सिर्फ मुख से निकलेगी, नाक से नहीं निकलेगी। ठीक है, आ ई इस तरीके से। ओके, चंद्र बिंदु वाले जो भी चीजें होती हैं वो अनुनासिक में जाती हैं, और अनुनासिक को हम सानुनासिक भी बोलते हैं। अननुनासिक, देखो अब अन के आगे अन लगा हुआ है, मतलब यहाँ पे ये अपोजिट है, अनुनासिक का अननुनासिक अपोजिट है। ठीक है, सानु का निरनु है, इस तरीके से समझिए थोड़ी सी चीजें। जाति के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं, सजाती है या सबड़, विजाती है असबड़। तो 1 प्रकार के होते हैं यहाँ पे सजाती में एक ही जैसे होते हैं, जैसे बड़ा तो ये छोटा, छोटा से मिला, बड़ी ये छोटी, छोटी। देखो हमने चीजें थोड़ी डीप में ली हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपको बहुत ज्यादा सब पढ़ना है। यहाँ से देखो जनरली क्वेश्चन नहीं आते, क्योंकि हमारा काम है किसी चीज को पढ़ाएं तो कंप्लीट पढ़ाते हैं, अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, इसलिए हमारा थोड़ा सा बड़ा लेक्चर हो जाता है। अदरवाइज हम चाहते तो इसको 3 से 4 पेज में खत्म कर सकते थे।
तो आया समझ में। विजातीय वर्ड ये होता है ए ऐ ओ औ, ये अलग प्रकार के वर्णों से मिलकर बनता है। ए कैसे बनता आ और ई से, ऐ कैसे बनता आ और ए से, ओ कैसे मिलकर बनता आ और ऊ से मिलकर ओ बनता, औ आ और ओ से मिलकर आ और ओ से मिलकर औ बनता है, आ और ऊ से मिलकर ओ बनता है, आ और ए से ऐ बनता है, आ और ई से ए बनता। बड़ा आ ये समान है, छोटा छोटा मिल जाएगा तो बड़ा, छोटी छोटी मिल जाएगी तो बड़ी, छोटा ऊ मिल जाएगा तो बड़ा ऊ, छोटा दीदी मिल जाएगा तो बड़ा दीदी। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। उच्चारण स्थान के आधार पर जो वो है ना आपके स्वर, उनको देख लेते हैं। देखो आ इनका उच्चारण कंठ से होता, ई का उच्चारण तालु से होता, याद करना पड़ेगा। देखो उ का उच्चारण ओष्ठ से होता, री का मूर्धा से होता, ए का कंठ तालव से होता, ओ का कंठ ओष्ठ से होता, अंग का नासिका से होता और आहा का कंठ से होता। ठीक, ये याद कर लो KTM 2 कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ। आगे बढ़ते हैं अब हम व्यंजन को पढ़ेंगे। देखो इतने में तो हमने सिर्फ स्वरों को पढ़ा, देखो इस तरीके से, इतना डिटेल में लिया हमने, इतने में हमने सिर्फ स्वर पढ़े हैं। अब हम व्यंजन पढ़ेंगे। तो इनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। व्यंजनों का उच्चारण कैसे? स्वरों की सहायता से। व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं मूल व्यंजन, जिनमें से देखो स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन 25 कहलाते हैं, का कबूतर से लेकर माँ मछली तक। और माँ मछली के बाद यार अलावा आएंगे 4, ये अंतस्थ कहलाते हैं। और वावक के बाद सा सा साहा 4 आएंगे तो उनको ऊष्म कहते हैं। ये सीक्वेंस वाइज देखो, माँ मछली के बाद यार अलावा आता है उनको अंतस्थ, उसके बाद जो 4 आएंगे वा के बाद सा सा साहा उनको ऊष्म, और हा के बाद जो 4 आते हैं उनको क्या कहते हैं? संयुक्त। हाल के बाद छा छत्री तरा त्रिशूल गया ज्ञानी सरा श्रमिक, इनको हम संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। आगे समझ में। चलो देखो अब और देखते हैं ये क्या लिखा, अन्य व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, उच्छिष्ट, ताड़नजात, द्विगुण। अच्छा ये यहाँ पे लिखा, ये व्यंजनों की संख्या टोटल लिखी है। जैसे 25 ये हो गए, 4 ये 29, 4 ये 33 और संयुक्त व्यंजन 4, तो कितने हो गए? 33 4 37, 2 उत्क्षिप्त या ताड़नजात 39 और एक विशिष्ट व्यंजन 40 हो गए खत्म। क्योंकि 13 उधर, 11 स्वर और 2 अयोगवा और 40 ये हो गए 53, इसलिए ये लिखा। संयुक्त व्यंजन देख लेते हैं। ये 4 होते हैं, छा छत्री तरा त्रिशूल गया ज्ञानी सर श्रमिक। तो छा छत्रिय जो है ना, ये का और सा के मिल से बनता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है छा छत्री कैसे बनता है? का और सा के मिल से। तरा त्रिशूल ता और रा के मिल से बनता है, ज्ञा ज्ञानी जा और वहां के मिल से मिलता। सरा श्रमिक सा और रा के मिल से बनता है। या तो ऐसे लिखा जाएगा, ऐसे भी आ सकता। क्यों? का और ये पूरा सा षटकोण है। अब अगर इस सा षटकोण में से हम आ निकाल लेंगे, आ निकल आएगा, क्योंकि यहाँ पे हलंत तो लगा नहीं, यहाँ पे हमने हलंत लगा के आ निकाल लिया। यहाँ पे रा है ना, तो यहाँ पे हलंत लगा के आ निकाल लिया। इस तरीके से भी आ सकता है, इस तरीके से भी, दोनों एक ही चीजें हैं। यहाँ पे ये लास्ट वाला पूरा वर्ड लिख दिया और यहाँ पे उसका वर्ड विच्छेद करके छोटा आ निकाल लिया उनमें से। समय से आए समझ में। चलो उत्क्षिप्त ताड़नजात अथवा द्विगुण व्यंजन किनको बोलते हैं? ये 2 होते हैं, जैसे ये एक डा और ये ढा, और ये हमेशा शब्दों के मध्य में या अंत में आते हैं। इनसे ये शुरुआत में कभी नहीं आते। और ये डा है, इसको हम अल्प प्राण बोलते हैं, और ये डा है, इसको हम महाप्राण बोलते हैं। ओके। विशिष्ट व्यंजन एक ये है ला, उसके बारे में हम बता ही चुके आपको। अब हम स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन देखेंगे। ये 25 होते हैं। 2 चीजें याद करो। क्या? एक ये याद करो KTM 2 कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ। कैसे? कंठ, टी से तालु, माँ से मूर्धा, दा से दंत, ओ से ओष्ठ। एक तो याद ये कर लो, और एक याद ये कर लो कचट तप। ठीक, आगे बताएंगे हम। अभी जब एक वर्णमाला की स्पेशल क्लास लेंगे उसमें बहुत डिटेल में बताएंगे, क्योंकि अभी लेट हो रहा है, थोड़ा सा जल्दी चलेंगे। जो वर्गीय व्यंजन है ये हमने इस तरीके से लिखा, का खा गा घा इंजा, चा छा जा झा उआ, टा ठा डा डा अड़ा, ता था दा धा ना, पा फा बा भा मा, इस तरीके से। अब देखो एक चीज, ये 5 वर्ड शुरुआत के कंठ से बोले जाते हैं, अगले 5 वर्ड तालु से, अगले 5 वर्ड मूर्धा से, अगले 5 वर्ड दंत से, अगले 5 वर्ड ओष्ठ से। यही तो मैं बता रहा था, याद करो। क्या? कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ। इसकी ट्रिक क्या? KTM 2, के से कंठ, टी से तालु, माँ से मूर्धा, दी से दंत, ओ से ओष्ठ। देखो ये क्रम से लगे, कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, 5-5। और कचट तप तो याद कर ही लेना। ठीक है, कचटे तप, इस तरीके से। ये पहला वर्ड है। अब एक चीज बताता हूं, देखो ये का वर्ग बोला जाता है, क्योंकि का पहला अक्षर है, इसका चा पहला अक्षर है, तो चा वर्ग है। ये टा वर्ग है, ये ता वर्ग है, ये पा वर्ग है। अब इसमें से जो अंतिम होते हैं, अंतिम लाइन के ये 5 वर्ड, इनको हम नासिक बोलते हैं। क्या? नासिक या पंचमा अक्षर, क्योंकि 5वां अक्षर है ये। अगर माँ मछली का उच्चारण स्थान पूछा जाए तो देखो नासिक भी होगा, और ये ओष्ठ से बोला जाता है तो इसको हम ओष्ठ नासिक प्लस ओष्ठ भी बोल सकते हैं। नानल का उच्चारण स्थान पूछा जाए तो देखो नासिक तो है ही, दंत भी है, तो नासिक प्लस दंत भी बोला जा सकता है। ठीक। अब एक चीज और देखो, ये चा चम्मच, छा छाता, जा जहाज और जा झंडा, ये 4 है ना, इनको हम स्पर्श संघर्षी व्यंजन बोलते हैं। क्या? स्पर्श संघर्षी। अब एक चीज और देखो, ये पहला वर्ड है, ये दूसरा है, मतलब ये पहले वर्ड के हैं अक्षर 5, ये दूसरे वर्ड के हैं, इसको तीसरा वर्ड बोला जाता है, इसको चौथा वर्ड, और इसको 5वां वर्ड। ये मैं क्यों बता रहा हूं? क्यों? क्योंकि यहाँ पे अल्पप्राण, महाप्राण, घोष और अघोष चलते हैं। अल्पप्राण में कौन से वर्ड आते हैं? पहला, तीसरा, 5वां। तो अल्पप्राण पहले वर्ड और तीसरे वर्ड और 5वें, ये अल्पप्राण है। महाप्राण कौन से होते? दूसरा और चौथा, इस तरीके से। चौथा ये, दूसरा ये। अब एक आता है अघोष, एक आता है सघोष।
तो स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पे अघोष में ये पहला और दूसरा मतलब ये 10 आते हैं और सघोष में ये आपके 15 आते हैं। ठीक, इस तरीके से चलती हैं चीजें। आगे देखते हैं। नासिक पंचमाक्षर ये 5वें वाले हैं। इंजा वहाँ अड़ा ना मा, इनको नासिक बोलते हैं। और एक आपका अंग भी नासिक होता है, जो मैंने बताया था एक अंक, हालांकि ये व्यंजन नहीं होता, अंग जो होता है ये भी नासिक होता है। इस पर संघर्षी, चाचा, जाजा, ये 4 हमने बताई थी, ये इस पर संघर्षी बोलते हैं इनको। अब अंतस्थ व्यंजन देखेंगे 4। माँ मछली के बाद क्या है, यारा लावा आता है, उसको अंतस्थ बोलते हैं। यारा लावा अंतस्थ व्यंजन। इनमें से या और वा को अर्ध स्वर बोलते हैं। ठीक है, और संस्कृत में या वा राल को ऐसे नहीं, हाँ संस्कृत में देखो, हिंदी में तो यारा लावा लिख देते हैं, लेकिन संस्कृत में या वा राल लिखते हैं, ये क्रम रहता है। संस्कृत भी बता दे रहे हैं क्योंकि सुपर टेट में पूछी जाएगी, थोड़ी थोड़ी सी जरूरत पड़ती है। ला को हम पार्श्विक बोलते हैं और रा रथ को हम प्रकंपित या लुंठित बोलते हैं। सीधा सीधा क्वेश्चन आता। और यहीं पे हम लिख देते हैं, याद आ गया तो। हा को हम काकल बोलते हैं, क्या काकल। इस तरीके से पढ़ाई करो, सब चीजें क्लियर हो आपकी। अर्ध स्वर या और वा को बोलते हैं क्योंकि ये स्वरों काम करते हैं। या तो महिलाएं इस तरीके से लिख लो, या फिर ए लगा दो, या यज्ञ की जगह ए लिख दो तो भी महिलाएं है। कौवा लिख दो या कौवा लिख दो, तो देखो वावक का हमने आ बना दिया तो भी कौवा, ये भी कौवा। महिलाएं इसलिए अर्ध स्वर बोलते हैं क्योंकि ये स्वर और दोनों का काम कर देते हैं। अब हम व्यंजन वर्गों का वर्गीकरण देखते हैं। ठीक है, स्वर तंत्रियों के आधार पर वर्गीकरण कैसा था, या फिर घुसत के आधार पर जो वर्गीकरण किया वो प्राणवायु। देखो व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण एक तो ऐसे होगा स्वर तंत्रियों के आधार पर, मतलब इसमें घोष अघोष आते हैं। प्राणवायु के आधार पर इसमें अल्पप्राण महाप्राण आता है। उच्चारण स्थान के आधार पर कौन सा वर्ड कहाँ से उच्चरित हो रहा है, ये चीजें आएंगी। ये 3 कर लो बस। स्वर तंत्रियों या घोषत के आधार पर वर्ड 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है अघोष, एक होता है सघोष। अघोष में क्या आता, उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में नाद या घोष उत्पन्न नहीं होती है तो उनको अघोष कहलाते हैं। इसमें आता क्या, देखो वर्ड का पहला व दूसरा वर्ड आता है और इसमें सभी ऊष्मीय व्यंजन आ जाते हैं, सा सा सा, और कुल 13 वर्ड आएंगे। अब मैं समझाता हूं कैसे याद करना आपको। अघोष, देखो यहां पे लिखना अघोष और यहां पे लिखना सघोष। एक चीज नहीं आई आपको समझ में, चलो देखो इसको इधर रख देते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ये आ रहा, आ पहले अक्षर पे है, पहले नंबर पे आ आता तो अघोष पहला आएगा। पहला तो अघोष आएगा ही आएगा क्योंकि आ पहले पे आता। अब पहले के बाद दूसरा याद कर लेना, अघोष पहले और दूसरे वर्ड होते हैं, बाद की बचे 3 4 5 ये सघोष होते हैं, खत्म। अब मैं एक चीज बता रहा हूं आपको, एक याद करा रहा हूं, आप भले ही कितनी बार वर्णमाला पढ़ चुके हैं, लेकिन एक चीज आप देखना मेरी वाली। ठीक, अगर हमने इन 25 में से अघोष पहला और दूसरा निकाला तो हमारे सिर्फ 2 मतलब 10 वर्ड ही हुए अघोष में, और सघोष में हो जाएंगे हमारे 15। ठीक है, अब एक चीज देखना, अब यहाँ पे वेटेज किसका ज्यादा हुआ, सघोष का ज्यादा हुआ, अघोष का तो कम हो गया। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज क्या देखने को मिलेगी, चूंकि जिसका वेटेज ज्यादा हुआ उसमें सभी स्वर आ जाएंगे। कहा जाता है कि रुपया वाले के पास रुपया जाता है, ठीक है, ज्ञानी के पास ज्ञान और ज्यादा जाता है, कहा जाता है ना। ठीक है, और जो हेल्दी होता है उसके पास और हेल्थ जाती है, आए समझ, मोटा और ज्यादा मोटा होता जाता। तो ऐसे ही हम क्या कहेंगे, यहाँ पे हमारे सघोष 15 हैं, 5 5 5, अघोष सिर्फ 10 ही है। तो देखो सघोष ज्यादा है तो इसमें सभी स्वर भी डाल दो। ठीक है, सभी स्वर इसी में डाल दो। और एक चीज देखना, जब जैसे ये खत्म होगा माँ मछली के बाद क्या आता है, या ग्रारत, लालड्डू और बाबक, इनको अंतस्थ बोलते हैं। तो जैसे ये खत्म हो गया वो वाले भी चले गए। देखो स्पर्श व्यंजन से पहले स्वर होते हैं तो स्वर इसी में आ जाएंगे, और स्पर्श व्यंजन के बाद अंतस्थ होते हैं तो वो भी इसी में आ जाएंगे, ज्यादा वाले बैठे मतलब सघोष वाले में। यार अलावा आइए समझ में। ऐसे ही एक चीज और बताऊं, देखो अल्पप्राण में क्या होता, पहला तीसरा पांचवा। मेरी ट्रिक क्या, मैंने कैसे याद किया था अल्पप्राण को। अल्पप्राण 135 साल के बुढ़े में अल्पप्राण है। देखो 135 साल का बुढ़ा हो जाएगा तो उसमें प्राण तो अल्प ही होंगे, बुढ़े में अल्पप्राण है। अब यहां से क्या निकल रहा है, पहला तीसरा और पांचवा अल्पप्राण कौन से होते हैं, ये पहला तीसरा पांचवा। और महाप्राण की ट्रिक क्या, महाप्राण की ट्रिक 2 4 लोग महान होते हैं, 2 4 ही तो होते हैं, कुछ ऐसा तो नहीं बहुत सारे होते हैं, बहुत 2 4 लोग महान होते हैं। तो महान से महाप्राण हुआ तो दूसरा और चौथा महाप्राण है। अब देखना दूसरा और चौथा महाप्राण है, इसका मतलब अल्पप्राण पहला तीसरा पांचवा है तो अल्पप्राण के 15 वर्ड हो गए और महाप्राण के सिर्फ 2 ही हुए। आए समझ में। अब महाप्राण के 2 ही हुए तो इसका मतलब क्या है, महाप्राण का यहाँ पे वेटेज कम है, अल्पप्राण का ज्यादा। महाप्राण के सिर्फ 10 वर्ड है, अल्पप्राण के 15 हो गए। तो अब क्या करोगे, ज्यादा वेटेज अल्पप्राण का तो सभी स्वर भी अल्पप्राण में चले जाएंगे। क्यों, क्योंकि मैंने कहा समुद्र इतना बड़ा, वहां पे बहुत सारा पानी है, फिर भी सब नदियां वहीं पे जा रही हैं। जिसके पास जो चीज होती है वहां पे और ज्यादा आता। तो यहाँ पे महाप्राण का वेटेज ज्यादा तो सभी स्वर इसमें ही डाल दो, क्योंकि का से पहले सब स्वर आते हैं तो सब स्वर इसमें। अब देखना माँ के बाद आता क्या, अंतस्थ या अलावा, तो वो भी अल्पप्राण में ही जाएंगे।
आए समझ में? अल्पप्राण में उनको भी डाल दो। अब महाप्राण में क्या आएगा, तो यार अलावा के बाद जो बचता, ठीक है, सा साहा, वो महाप्राण में डाल दो। आया समझ में? चलो देखते हैं, आ जाएगा। हालांकि थोड़ा सा कठिन हम मान सकते हैं ये चीजें हैं, लेकिन क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, ठीक। तो मैंने क्या कहा, वर्ग का पहला दूसरा सिर्फ 2 ही है, तो इनमें देखो, यहाँ पे देखो सगोश में क्या होगा, वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, तो यहाँ पे 15 हो गई, तो 15 हो गए, तो इसमें सभी स्वर भी आ गए 11, क्योंकि यहाँ पे बेटे ज्यादा था, यहाँ पे सिर्फ 10 ही हुए थे पहला दूसरा, यहाँ पे 15 हुए तो सभी स्वर आ गए। स्वर आ गए तो जैसे ही आपके स्पर्श व्यंजन खत्म हुए तो अंतस्थ हो जाए, तो अंतस्थ भी यहाँ पे चारों आ गए, ठीक है। और इसमें ही देखो उत्क्षिप्त भी आ जाएंगे दोनों, क्योंकि इसका वेटेज ही ज्यादा है, और हा भी इसमें आ गया, ठीक। ऐसे कर लो आप, और ऐसे कर लो, इसमें 13 होते हैं, इसमें 33 वर्ड होते हैं। इसमें 13 कैसे, पहला दूसरा बढ़ के 2, तो 10 वो हो गई, और सा सा सा, ये 3 सा आते हैं अघोष में, बाकी हा हल सघोष में जाता, ठीक। आगे देखते हैं, प्राणवायु के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण, ये वही है अल्पप्राण महाप्राण। ऐसे वर्ड जिनका उच्चारण करते समय प्राणवायु कम निकले उनको क्या अल्पप्राण बोलते हैं। इसकी ट्रिक में वहां पे भी लिख चुका है, 135 साल के बुढ़े में अल्पप्राण है, मतलब अल्पप्राण में पहला तीसरा और पांचवा वर्ड आता है, तो वर्ग का पहला तीसरा पांचवा वर्ड सब अल्पप्राण है। अब चूंकि यहाँ पे 15 हो गए तो सभी अंतस्थ इसमें आएंगे, सभी स्वर भी इसमें आएंगे, और एक उत्क्षिप्त ये पहला वाला डा वाला आ जाएगा, इसमें 33 वर्ड हो जाएंगे अल्पप्राण में। अब महाप्राण में क्या हुआ, ऐसे वर्ड जिनका उच्चारण करते समय प्राणवायु अधिक निकले, इसमें क्या क्या होता है, 2-4 आ जाएंगे, 2-4 लोग महान होते हैं, ये ट्रिक है। तो वर्ड का दूसरा और चौथा वर्ड 10 यहां से हो जाएंगे, उस व्यंजन 4 आ जाएंगे 14, और एक उत्क्षिप्त वाला जो डाडलिया के बाद ढक्कन टाइप बचेगा तो 15 यहाँ हो गए, ठीक है। अब उच्चारण स्थान के आधार पर देख लेते हैं। कंठ का ये सूत्र होता अकुहा विसर्ग, तालब का इचु यस, मूर्धा का ऋतु रस, दंत का तुलस, उष्ट का उपो। इचु यस का मतलब क्या है, देखो कंठ से करते हैं, आ का मतलब दोनों आ हो गए, कु का मतलब का वर्ग, का वर्ग का मतलब का कबूतर, खा खरगोश, गा गमला, गा घड़ी, इंजा खाली, ये 5 का वर्ग में आ जाएंगे। और विसर्ग और हा और विसर्ग, ये चारों चीजें मतलब 1 2 3 4 चीजें कंठ में। तालब में इचु यस मतलब ई आ गया, और चा वर्ग भी आएगा, और यस भी आ जाएगा। यस का मतलब या यज्ञ, और ये वाला सा जो होता है घुंडी वाला, इसको तालब बोलते हैं। अब इसको मैंने कैसे याद किया था, मुझे ये तो पता है कंठ तालब मूर्धा दंत ओष्ठ, ये क्रम पता ही है, तो मैंने क्या किया, अंतस्थ वर्ड भी जानता हूं, यार अलावा होते हैं, तो देखो पहला वाला छोड़ देंगे, फिर या यज्ञ इसमें लिख दिया, रारथ इसमें लिख दिया, मूर्धा वाले में, ला लड्डू दंत में लिख दिया, और वाह ये ओष्ठ और दंतोष्ठ दोनों बोलते हैं। तो यार अलावा देखो ऐसे क्रम से हो गया, मतलब तालब से या, और मूर्धा से रा, और दंत से ला, और यहाँ से ओष्ठ। और ऐसी एक चीज हो देखना, उस व्यंजन में भी यही चलता है। उस व्यंजन क्या होते हैं, सा सा साहा होते हैं। तो अब देखो तालब से सा हो गया, मूर्धा से ये वाला सा हो गया, और दंत से ये वाला सा हो गया, तीनों क्रम से हैं, और हाथ और कंठ से होता ही है, ये तो हमें पता ही है, ठीक है। ऐसे ही होती हैं चीजें, ज्यादा नहीं है, कर लो पढ़ लो। कंठ तालब ए और ऐ बोलते हैं, क्यों, क्योंकि इनका वो इस ए कैसे बनता, ओ आ और ई से, सॉरी आ और ई से। अब आ कंठ से होता, ई का उच्चारण आपके तालु से होता, तो कंठ और तालु मिलके कंठ तालब हो जाएगा। आई कैसे बनेगा, आइए आइए आइए, आ ए आई, आ धन ए धन आई, आ और ए बराबर आई बन गया। आओ ऐसे करना करा जाता है इनको याद। आइए मतलब आ और ई मिलके ए बन गया, देखो इसको पूरा कंप्लीट पढ़ो। आइए आइए लिखा, आइए आ और ई मिलके ए बन गया। आइए आ ए आई, और यहाँ पे ओ का उच्चारण, ओ का मिलन कैसे बनता, आ धन ऊ से, तो ये कैसे याद किया था, आओ किया था, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक। यहाँ से आते हैं क्वेश्चन। कंठ तालु मूर्धा दंतोष्ठ, ये तो वही है, का वर्ग में ये सब आ जाएंगे, चा वर्ग में, टा वर्ग में, ता वर्ग में, पा वर्ग में। इस तरीके से आपकी वर्णमाला होती है खत्म, ठीक है। और देखो ये चीजें थोड़ी सी टफ हैं, इसलिए हम चाहते नहीं कि आज आपको कुछ बहुत ज्यादा पढ़ा दें फिर बिल्कुल भी समझ में ना आए। आप एक काम करो, आज ये वर्णमाला कंप्लीट कर लो, और ऐसे कंप्लीट करो, आप इसका स्क्रीनशॉट लेते चलो, क्योंकि हो सकता है आप पेड बैच में ना हो तो आपको वो मिल भी नहीं पाएगा पीडीएफ, तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लो। बाकी हम जो पेड बच्चे हैं उनको अभी ये पीडीएफ फिर भेजेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, और ये अभी खत्म करो। क्यों, क्योंकि यहाँ से सुपर टेट में ही नहीं, कोई भी एग्जाम देना 3 से 4 क्वेश्चन आते ही आते हैं। क्या फ़ायदा मैं सारा पढ़ा दूं और सब हमारी मेहनत खराब हो जाए, ऊपर से निकल जाए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे चीज़ें बहुत सारी हो जाती हैं। आप करो इसका, आप पढ़ो, फिर हम कल समास पढ़ाएंगे, ठीक है। समास से क्वेश्चन आता ही आता है हर बार, 2-3 क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में। फिर हम संज्ञा पढ़ाएंगे, फिर हम सर्वनाम पढ़ाएंगे, संज्ञा सर्वनाम, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, क्रिया पढ़ाएंगे, क्रिया के बाद विशेषण होगा, अव्यय होगा, ठीक है।
ये चीज़ें चलती रहेंगी। अभी बहरहाल ये सब जो हमने बनाया है नोट्स, ये हम जल्दी ही पढ़ा के खत्म करेंगे। आप ये आज वर्णमाला का रिवीजन करो और फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो थोड़े से, ठीक है। वर्णमाला का क्वेश्चन लगाओ, आज यही टास्क है, वर्णमाला लगाओ, क्योंकि अभी हम आपको CDP और पढ़ाएंगे, ठीक है। और करंट अफेयर नियमित तौर से देखते रहो, करंट अफेयर की वीडियो आपको मिल ही चुकी होगी। धन्यवाद।